सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रांजल और आज आप सभी मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो देखो, मैं आपको अपने बारे में बता दूं तो मैं आपको NCERT से पढ़ाऊंगा सब कुछ, क्योंकि जैसा कि अब आप देखते ही हो कि JEE वगैरह में अब अगर आप इस साल के JEE की बात कर लो, इस साल के JEE मेंस की बात कर लो, तो इसमें फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री ज़्यादातर हमने क्या देखा था कि वो NCERT से ही आई थी। कहाँ से आई थी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री? NCERT से ही आई थी। तो अब इस वजह से NCERT पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है और ज़्यादातर बच्चे जो कोचिंग लेते हैं, जैसे एलन वगैरह हो गया, विद्यापीठ वगैरह हो गया, जहाँ से भी वो कोचिंग लेते हैं, तो वो NCERT पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से हम वीडियोस बना रहे हैं। इसमें हम सभी चैप्टर्स की NCERT बिल्कुल आराम से डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स की तो सॉल्विंग ही है, वो हम यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम केमिस्ट्री और फिज़िक्स की डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो इसमें हम स्टार्टिंग में हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाते हैं। वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट स्टिल जो भी हाईलाइट करना होगा मैं आपको वो भी बता दूंगा कि हमें क्या हाईलाइट करना है, क्या नहीं करना है। मैं सब आपको सामने करके दिखाऊंगा। यहाँ पे लिखा है, इन द प्रीवियस यूनिट यू हैव लर्नड दैट द एलिमेंट्स कार्बन हैज़ द यूनिक प्रॉपर्टीज कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। कैटिनेशन कार्बन की सेल्फ बॉन्डिंग प्रॉपर्टी को कहते हैं। किस चीज़ को कहते हैं? कार्बन की सेल्फ बॉन्डिंग प्रॉपर्टी जो होती है उसको हम कैटिनेशन कहते हैं, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन बड़े बड़े बॉन्ड्स बना पाता है। ठीक है, तो अब क्या है, सेल्फ बॉन्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन ड्यू टू विच इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, ये हमने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ाया है। फिर इट ऑल्सो फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हेलोजेंस। अब कार्बन काफ़ी एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है, जैसे कि अब आप कार्बन के अगर हम बॉन्ड्स डिस्कस करें तो हमारे पास आ जाते हैं CF3 आ जाता है, CF4 ले लो, CH4 ले लो, और CN में भी बना लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ नहीं, बाकी एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड बनाता है ना। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे लिखा गया है, द रिजल्टिंग कंपाउंड्स आर स्टडीड अंडर अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम कार्बन से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अगर आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो तो ये आपका ऑर्गेनिक का शायद पहला ही चैप्टर है, इसलिए यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि This unit incorporates some basic principles and techniques of analysis required for understanding the formation and properties of organic compounds। अब हम इस चैप्टर में फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो 12.1 आ जाता है हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन। ये भी इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है, इसमें कुछ होगा इंपॉर्टेंट, इतना कुछ खास नहीं होगा। Organic compounds are vital for sustaining life on Earth and include complex molecules like genetic information bearing deoxyribonucleic acids and proteins that constitute essential components of our blood। अब इसमें क्या है, हमारी बॉडी ले लो आप। अगर आप हमारी बॉडी की बात करते हो तो हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं कार्बन रिलेटेड, जिनमें कार्बन इन्वॉल्व होता है, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी बॉडी में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो उसी के बारे में बताया गया। DNA को अगर आप लेते हैं तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। क्या है? DNA भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है काफ़ी। तो DNA एंड प्रोटीन्स डेट कॉन्स्टिट्यूट एसेंशियल कंपाउंड्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारे कार्बन के बने हुए कंपाउंड्स होते हैं। कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑफ आवर ब्लड, ये है डेट कॉन्स्टिट्यूट एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ आवर ब्लड, मसल्स एंड स्किन। उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपीयर इन मटेरियल्स लाइक क्लोथिंग, फ्यूल्स, पॉलीमर, डाइज एंड मेडिसिन्स। अब आपको पता ही होगा मेडिसिन्स में अगर हम पैरासीटामोल की बात करें, पैरासीटामोल, तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें बेंजीन रिंग में पैरा पोजीशन पे एसिटामाइड ग्रुप लगा होता है और ऑल होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बना के दिखाऊं पैरासीटामोल का, तो ऊपर OH,
ये आ जाएगा हमारे पास ऊपर OH, ये बेंजीन रिंग, नीचे नाइट्रोजन पे कार्बन, ये पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो अब देखो मेडिकल डिपार्टमेंट में भी ये भी क्या है, कार्बन कंपाउंड, क्या है ये भी कार्बन कंपाउंड ही है ना, कार्बन कंपाउंड ये भी। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि मेडिसिन डिपार्टमेंट में पॉलीमर, फ्यूल्स में आपको पता होगा काफ़ी यूज़ होता है कार्बन का। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस कंपाउंड्स। ठीक है, साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अबाउट 200 years old. Around the year 1780, chemists began to distinguish between organic compounds obtained from plants and animals and inorganic compounds prepared from mineral sources. ठीक है, ये 200 अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर्स ओल्ड पुरानी साइंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। उसके बाद ये कुछ बताया गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाता है इतना जेई में। Berzelius, a Swedish chemist, proposed that a vital force was responsible for the formation of an organic compound. vital force की बात की गई है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे। तो vital force क्या है, जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो वही अट्रैक्शन की बात की गई है, वाइटल फोर्स। आगे चल के हमें उनके बीच की बॉन्ड फॉर्मेशन, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह आप लोग पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में, पढ़ चुके हैं ना आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में। तो वहाँ से आप लोगों को पता होगा वाइटल फोर्स जो जोड़ के रखती है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, was responsible for the formation of organic compounds. However, this notation was rejected in 1828. इस चीज़ को 1828 में रिजेक्ट कर दिया गया था। किसके द्वारा, बाय F. Wohler synthesized an organic compound urea from an inorganic compound ammonia cyanide. अच्छा ठीक है, अगर हम इस यहाँ वाइटल फोर्स के थोड़ा डीप में जाए तो उस टाइम पे साइंटिस्ट्स को लगता था, यहाँ वाइटल फोर्सेस का मीनिंग बता देता हूँ मैं। वहाँ साइंटिस्ट को लगता था कि जो हमारी बॉडी है सिर्फ उसमें ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसमें ही क्या मिलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उस टाइम तक लैब में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाया गया था। ठीक है ना, जिस टाइम की ये बात हो रही है उस टाइम पर लैब में कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बॉडी के सिवाय और कहीं मिला ही नहीं था। तो उसके बेसिस पर कहा गया था कि जैसे हमारे अंदर आत्मा मानी जाती है तो वैसे ही कोई आत्मा जैसी चीज़ें ही बॉन्ड क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाती है। क्योंकि लैब में तो बनाए नहीं गए थे, सिर्फ बॉडी में ही देखे गए थे। तो उन्होंने कहा कि कुछ हमारी जो इनर सोल है, इनर सोल कुछ ऐसा ही, इसी में कुछ ऐसी पावर है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना पा रही है। बट फिर इस चीज़ को रॉन्ग प्रूफ कर दिया गया। किसने रॉन्ग प्रूफ किया, F. वॉलर ने। उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया उन्होंने लैब में बना के दिखाया इस रिएक्शन के थ्रू। NH4CNO अमोनियम साइनेट से यूरिया बना के दिखाया उन्होंने। यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारी फर्टिलाइजर्स में भी बहुत यूज़ होता है यूरिया का, आप लोगों को पता हो तो। उसके बाद आ जाता है कि द पियोनियरिंग सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड ऑफ कॉल बाय कॉल्ब। इन्होंने एसिटिक एसिड का ये सिंथेसाइज किया। कॉल्ब ने 1845 में एसिटिक एसिड लैब में सिंथेसाइज किया। और मिथेन बर्थेलॉट ने 1856 में लैब में प्रोड्यूस किया। शॉर्ट कंक्लूसिवली दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड बी सिंथेसाइज फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन अ लेबोरेटरी। इसमें क्या बताया गया कि लेबोरेटरी में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। लेबोरेटरी में भी क्या किया जा सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं लेबोरेटरी में भी। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने मेंशन किया है कि द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्या लिखा है यहाँ, द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग असर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनटू इट्स मॉडर्न शेप। ठीक है, अब ये देखो, जब आप लोगों ने वहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग में, कहाँ बोला, केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने जब पढ़ा किसके बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, कैटिनेशन के बारे में, तो वहाँ आपने सीखा, क्या सीखा आप लोगों ने कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं।
वहाँ आपने सीखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, तो उनका यूज़ करके लैब्स में बनाए गए। तो यहाँ वही लिखा है कि जो हमारे पास द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, उसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक नई शेप दी, है ना, नया अस्तित्व दिया उसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सोचने का ढंग ही बदल गया। मतलब अब हम कार्बन्स के बीच में बॉन्ड्स बना पा रहे थे, हमें ये समझ आ रहा था कि कैसे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनते हैं। हमने डायमैग्नेटिक पढ़ा, पैरामैग्नेटिक पढ़ा, उस सब से हमने मतलब बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से समझा, और उसके बेसिस पे हमने कार्बन की प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी किया, और फिर उन दोनों के मिक्सचर से हमने सीखा कि कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, कैसे। तो फ्रेंड्स, अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था कि द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग अशर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनटू इट्स मॉडर्न शेप। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमें जो हमारा मेन टॉपिक आता है वो आ जाता है टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन, शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब अगर हम देखें टेट्रावैलेंस क्या होता है, टेट्रावैलेंस में होता है मतलब कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी 4। टेट्रावैलेंस का ये मतलब है। और हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की शेप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये आ जाता है द शेप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। क्या आ जाता है हमारे पास? द शेप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसमें अब हम देखेंगे कि द नॉलेज ऑफ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेडिक्टिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो नॉलेज फंडामेंटल कंसेप्ट की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के, अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के फंडामेंटल कंसेप्ट, आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, तो केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने सब बातों के बारे में पढ़ा, जैसे कि आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा वीबीटी में, रेजोनेंस भी पढ़ा, आप लोगों ने बॉन्ड एंगल के बारे में भी पढ़ा, बॉन्ड लेंथ के बारे में भी पढ़ा, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा जो कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से रिलेट, फंडामेंटल कंसेप्ट्स कह सकते हो आप उनको, मतलब जो कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से रिलेट करती थी। जैसे कि अगर मैं कार्बन 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 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, अब मैंने ये कंपाउंड बनाया, तो इसमें अब मुझे ये पता है ये वाली बॉन्ड लेंथ अलग है, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ अलग है। तो ये सब फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं जो कि हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़े। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे? द नॉलेज ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेडिक्टिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने में हेल्प करता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न थ्योरीज ऑफ वैलेंसी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स इन यूनिट 4 आप लोगों की केमिकल बॉन्डिंग ही थी। तो केमिकल बॉन्डिंग की यूनिट में ही आप लोगों ने पढ़ लिया था कि वैलेंसी और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में आपने सब कुछ पढ़ लिया था, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। तो उसके बाद आपके पास क्या जाता है कि ऑल्सो you already know that tetravalence of carbon and the formation of covalent bonds by it are explained in terms of its electronic configuration and the hybridization of s and p orbitals। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है कि आप जानते हैं कि टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की 4 वैलेंसी, और कोवेलेंट बॉन्ड्स जो कार्बन बनाता है, कार्बन के द्वारा बनाए गए कोवेलेंट बॉन्ड्स, उनको एक्सप्लेन किया जाता है किसके टर्म्स में? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, कार्बन में एस और पी ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन होती है। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशंस जनरली sp3 होती हैं, डबल बॉन्ड में sp2 हो जाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड में sp हो जाते हैं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसमें sp में s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा और sp3 में s कैरेक्टर सबसे कम। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या जाता है? इट में भी recorded that a formation and the shape of molecules into methane, ethene, ethine are explained in terms of the use of sp3, sp2 and sp hybrid orbitals। ठीक है, उनको हम sp3, sp2 और sp hybrid orbitals के टर्म्स में हम इनके स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे अगर हम देखें, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। CH4 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो हाइड्रोजन पे s ऑर्बिटल है सिर्फ, कार्बन तो ये बन जाएगा ऐसे करके एक हाइड्रोजन, फिर 1 2 3, ये आ जाएगा हाइड्रोजन, ये आ जाएगा हाइड्रोजन, ये आ जाएगा हाइड्रोजन। तो हम इस तरीके से CH4 का स्ट्रक्चर देखा हमने अभी।
तो CH फॉर्म में कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। और C2H फॉर्म में sp2 और C2H2 में sp, जो हमने भी डिस्कस किया था। ठीक है, इसके बाद क्या जाता है हमारे पास, इसके बाद ये बताते हैं हमारे पास कि हाइब्रिडाइजेशन इन्फ्लुएंसेस द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी इन कंपाउंड्स। हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, कंपाउंड्स की जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंथैल्पी है, उनको हाइब्रिडाइजेशन इन्फ्लुएंस करती है। ये चीज़ आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी है। द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन्स मोर s कैरेक्टर एंड हेंस इट इज़ क्लोजर टू इट्स न्यूक्लियस। ठीक है, एंड फॉर्म्स अ शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब sp जो हम देखते हैं, इसमें s कैरेक्टर, किसकी बात कर रहे हैं हम? s कैरेक्टर की, तो वो 50% आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें s कैरेक्टर ज़्यादा है, तो ये स्मॉलर बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? स्मॉलर बॉन्ड। ठीक है, और जैसे जैसे p कैरेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। क्या होगा? बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे, तो हम देखते हैं कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंटेन्स मोर s कैरेक्टर एंड हेंस इट इज़ क्लोजर टू द न्यूक्लियस, क्योंकि उसका साइज़ कैसा है? छोटा है। ठीक है, साइज़ छोटा हो गया। और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इंटरमीडिएट इन s कैरेक्टर बिटवीन sp एंड sp2 एंड हेंस द लेंथ एंड एंथैल्पी ऑफ इट्स बॉन्ड आर ऑल्सो इंटरमीडिएट बिटवीन दैम। ठीक है, अब sp2 और sp3, इन तीनों में ये तो इंटरमीडिएट वाला आ गया ना, तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ और सब कुछ इंटरमीडिएट वाला ही रहता है। ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है। इंटरमीडिएट के डिस्कशन के बाद आ जाता है हमारे पास sp, the length and enthalpy are also intermediate between them. The change in hybridization affects the electronegativity of carbon. ठीक है, चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन को अफेक्ट करता है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि कार्बन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन sp2 से, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन sp3 से। ठीक है, ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है ये हमने? केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने इस चीज़ को पढ़ा है। अब हमारे पास क्या जाता है कि द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन अफेक्ट्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। द ग्रेटर द एस कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा द ग्रेटर इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये चीज़ आपने देख ही ली है कि sp में एस कैरेक्टर 50% है, तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, हाँ जी। और द ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दस अ कार्बन एटम हैविंग एन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल विद 50% कैरेक्टर, 50% s कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर? 50% s कैरेक्टर। 50% s कैरेक्टर is more electronegative than that possessing sp2 and sp3 hybridized orbitals. This relative electronegativity is reflected in several physical and chemical properties of the molecule concerned, about which you will learn in later units. ठीक है, यहाँ पे हमने वही डिस्कस किया कि sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन sp2 और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन sp3। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पाई बॉन्ड्स। ठीक है, पाई बॉन्ड्स के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करेंगे। इन अ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ 2p ऑर्बिटल्स ऑन एडजेसेंट एटम्स इज नेसेसरी फॉर अ प्रॉपर साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है, p ऑर्बिटल अगर हमने एक कंपाउंड पे p ऑर्बिटल ऐसे बनाया, दूसरे पे ऐसे, तो इनकी ऐसे साइडवेज ओवरलैपिंग, यहाँ पे हमें क्या दिख रही है? ये ओवरलैपिंग दिख रही है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स एंड एडजेसेंट एटम्स इज नेसेसरी फॉर अ प्रॉपर साइडवेज ओवरलैपिंग। मतलब कि वो प्रॉपरली पैरेलली होने चाहिए। ठीक है ना, जैसे ओवरलैपिंग के लिए इनका पैरेलल होना, मतलब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट कहता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी कहा था कि हम जो भी हाईलाइट करना होगा वो भी करेंगे। तो अब देखो, अगर आप स्टार्टिंग से देखो, अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो यहाँ तो हमारे पास सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ये भी जनरल इंट्रोडक्शन ही है, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद टेट्रावैलेंसी आ जाते हैं, शेप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमने डिस्कशन किया है,
वो वैसे तो देखो हमने केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ ही लिया है, बट स्टिल अगर आपको यहाँ पे भी हाईलाइट करना है तो मैं आपको हाईलाइट करा देता हूँ कि हाईलाइट करेंगे द ग्रेटर द एस कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल द ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद तो 50% एस कैरेक्टर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट पोजेसिंग sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास। इसके बाद हम क्या करेंगे, यही है अब तक जो टोटल हमने इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी है, यही जो हमने अब तक पढ़ा है ना, उसमें याद रखने लायक चीज़ सिर्फ यही है। मतलब बाकी हमने यही पढ़ा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमने डेली लाइफ में, किस में बोला, डेली लाइफ में हमने इम्पोर्टेंस पढ़ी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सम कैरेक्टर ऑफ पाई बॉन्ड, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद इस साइड आते हैं, तो इस साइड क्या है, 10 इन क्या नाम है इस मॉलिक्यूल का, बताओ आप, सोचो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, 2 मॉलिक्यूल है, तो इसका नाम होगा इथीन। ठीक है, तो अब इस इथीन के मॉलिक्यूल में ऑल द एटम्स मस्ट बी इन द सेम प्लेन, सारे के सारे एटम्स को सेम प्लेन में होना ज़रूरी है। द पी ऑर्बिटल्स आर म्यूचुअली पैरेलल एंड बोथ द पी ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर ये हमारा मॉलिक्यूल का प्लेन है तो ऐसे हमारे पी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं एक दूसरे के पैरेलल और ओवरलैपिंग करते हुए, यहाँ पे से ये ओवरलैपिंग कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड बोथ द पी ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, रोटेशन ऑफ द वन CH2 फ्रेगमेंट विद रिस्पेक्ट टू अदर interferes with maximum overlap of p orbital and therefore such rotation over carbon carbon double bond is restricted। अब देखो ये मैं आपको समझाता हूँ कि अगर ये दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, अब अगर मैं इसमें, ये हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई, IN इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, अब इसमें अगर मैं किसी भी एक बॉन्ड को रोटेट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ मैं, रोटेट कर किया अगर मैंने किसी भी एक बॉन्ड को, तो क्या होगा, ये जो ओवरलैपिंग है, अभी अगर मैं इसको आपको साइड वाले एंगल से दिखाऊं, कहाँ से दिखाऊं, साइड वाले एंगल से, तो साइड वाले एंगल से आपको ये देखने में ऐसा ही लगेगा कि ये एक पी ऑर्बिटल है और इसी के पीछे दूसरा भी है। ठीक है, बट अगर ये लगा लो ये फर्स्ट वाला हमने रोटेट कर दिया, क्या कर दिया हमने, इसको रोटेट कर दिया, तो आपको साइड से देखने को क्या दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, और लगा लो वो हमने थोड़ा सा रोटेट कर दिया, तो अब ये ऐसा हो गया, ये आगे वाला आ गया, ये पीछे वाला आ गया, तो इसका मतलब अब ओवरलैपिंग नहीं रही ना, ओवरलैपिंग हमारे पास अब नहीं रही, तो ओवरलैपिंग ही नहीं रही, तो CH2 फ्रेगमेंट को अगर हम रोटेट कर देंगे तो, क्योंकि फिर हमारा बॉन्ड ही नहीं रहेगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, इसी वजह से ये जो हमारी डबल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन है ये रेस्ट्रिक्टेड होती है। ठीक है, ये बात यहाँ पे हमें बताई गई है। ठीक, द इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऑफ द पाई बॉन्ड इज लोकेटेड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ बॉन्डिंग एटम्स। ठीक है, बॉन्डिंग एटम्स के ऊपर और नीचे ही हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड्स। ठीक है, एंड बिलो द प्लेन ऑफ बॉन्डिंग एटम्स दिस रिजल्ट्स इन द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग इजीली अवेलेबल टू द अटैकिंग रिएजेंट्स। ठीक है, अब जो भी हमारे अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं, ठीक है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा बताता हूँ रिएजेंट के बारे में, आप समझो। हमारे एक किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किस में भला, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट होता है, तो रिएक्टेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है सबस्ट्रेट, एक होता है रिएजेंट। ठीक है, तो अब सबस्ट्रेट क्या होता है, ठीक है, सबस्ट्रेट SUBSTRATE, सबस्ट्रेट हमें बताता है ये जो हम लार्ज अमाउंट एक्सेस अमाउंट में हम जो भी रिएक्टेंट लेते हैं और यूजुअली लेस रिएक्टिव इन नेचर,
ये जनरली लेस रिएक्टिव होता है। अब अगर हम मोल कंसेप्ट में जाएं बिल्कुल बिगनिंग में, तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट होता है। क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट मतलब कि जो कम अमाउंट में लिया जाता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जो भी हम एक्सेस अमाउंट में लेते हैं ना, वो जनरली लेस रिएक्टिव होता है। कहाँ थे हम? रिएजेंट पे। तो रिएजेंट जो हैं वो लेस अमाउंट में लिए जाते हैं और ये यूजुअली मोर रिएक्टिव होते हैं, मतलब ये सबस्ट्रेट से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये अटैक करते हैं ऑन सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट पे अटैक करते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा गया है कि द रिजल्ट्स इन द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग इजीली अवेलेबल टू द अटैकिंग रिएजेंट्स। क्या लिखा गया है यहाँ पे? अटैकिंग रिएजेंट्स। तो रिएजेंट्स अटैक करते हैं। इन जनरल पाई बॉन्ड प्रोवाइड द मोस्ट रिएक्टिव सेंटर्स इन द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, अब प्रोवाइड द मोस्ट रिएक्टिव सेंटर्स। अब देखो, अगर हमने एक पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग ले ली, ठीक है, इसमें जब हमारी आप लोगों ने वैसे केमिकल बॉन्डिंग में अगर हम डिस्कस करें तो केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जो क्या है, हमारा जो पाई बॉन्ड होता है वो जनरली वीक होता है एज़ कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है। तो यहाँ लिखा गया है पाई बॉन्ड प्रोवाइड द मोस्ट रिएक्टिव सेंटर्स इन द मॉलिक्यूल कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, अब अगर मेरे पास कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड सिग्मा है, ये वाला बॉन्ड पाई है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है। क्या है? इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है। तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ऑब्वियसली पाई बॉन्ड। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी गई है, प्रॉब्लम 12.1। हाउ मेनी सेगमेंट पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये वैसे तो आपको खुद ही करनी चाहिए, सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं, इनमें आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं सारे इलस्ट्रेशंस और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देख लिए, उनकी रिप्रेजेंटेशन भी तो देखनी है हमें। कंप्लीट कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करेंगे हम। स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड इन सेवरल वेज। अलग अलग तरीक़ों में इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। द ल्यूइस स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर, डैश स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज आर सम ऑफ द स्पेसिफिक टाइप्स। ठीक है, ये अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं। द ल्यूइस स्ट्रक्चर हाउएवर कैन बी सिंप्लीफाइड बाय रिप्रेजेंटिंग द टू इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बाय अ डैश। ठीक है, अब इसका यूज़ आप लोगों ने अपनी केमिकल बॉन्डिंग में पूरा किया आराम से। आप कार्बन कार्बन यू रिप्रेजेंट अ कोवेलेंट बॉन्ड, आप लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड को एक सिंपल एक डैश से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या आया है? सच अ स्ट्रक्चरल फार्मूला फोकसेस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चरल फार्मूलाज जिसमें मतलब हम ऐसे बॉन्ड्स दिखाते हैं। तो यहाँ लिखा गया है फोकसेस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है ना कि इलेक्ट्रॉन कितने, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, इन दोनों की शेयरिंग और ये दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, दो एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, तो उसके बाद क्या जाता है? सिंगल डैश रिप्रेजेंट्स अ सिंगल बॉन्ड, डबल डैश इज यूज्ड फॉर डबल बॉन्ड एंड अ ट्रिपल डैश रिप्रेजेंट्स अ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये चीज़ आप केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ के आए हो कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आप लोगों को ये भी नहीं आता होगा, क्योंकि अगर ये नहीं आता तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं जल्दी ही अपनी केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो डाल दूंगा अपनी, जल्दी ही 2 से 4 दिन का वेट करो आप बस।
ठीक है, 2 से 4 दिन में मैं केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो डाल दूंगा मैं। उसमें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी ही, और एनसीईआरटी को ही हम जेईई मेंस एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, मतलब बिल्कुल अच्छे से करेंगे हम एनसीईआरटी को। ठीक है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन के डीप में जाएंगे। अब यहाँ पे तो ये लिखा गया है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, 3 एरो मतलब ट्रिपल बॉन्ड, 2 एरो मतलब डबल बॉन्ड और 1 एरो मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑन हेटेरो एटम्स, एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन्स एक्सेट्रा, मे और मे नॉट बी शोन। ठीक है, दस इथेन C2H6, ethene C2H4, ethyne C2H2 and methanol CH3OH can be represented by the following structure formulas। ठीक है, तो ये नीचे हमें इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज दिखाए गए हैं, और इसमें देखो हमने क्या कहा है कि हेटेरो एटम्स पे हम मे और मे नॉट बी शोन, क्या चीज़, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने हाइड्रोजन पे नहीं दिखाए। हम नीचे जाएंगे, ऑक्सीजन पे हमने शो किए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, सच स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस आर कॉल्ड कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज आ जाते हैं, मतलब हमने प्रॉपरली कार्बन, सिंगल बॉन्ड, कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट किया, उसके साथ हाइड्रोजन दिखाया, मतलब हमने सब कुछ बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है ना, हाँ जी। यहाँ था 10 इथेन ऐसे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, हमने रिप्रेजेंटेशन देखा, तो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम, ये हमारा इथेन आ जाता है। क्या जाता है हमारे पास, ये इथेन, इथीन, इथाइन, मिथेनॉल। अब ये मिथेनॉल के स्ट्रक्चर्स में गैप दिया गया है। यहाँ पे ऑक्सीजन के यहाँ पे लॉन पर हमने रिप्रेजेंट कर दिए, पर ये रिप्रेजेंट करना ना ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं किया हमने। 2 और दिया ना इन्होंने, दोनों स्ट्रक्चर्स दिए इन्होंने, तो ये रिप्रेजेंटेशन इन इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरी नहीं होती हेटेरो एटम्स में। ठीक है, अब क्या जाता है, द स्ट्रक्चरल फार्मूलाज कैन बी फर्दर abbreviated by omitting some or all of the dashes representing covalent bonds and by indicating the number of identicating the number of identical groups attached to an atom by a subscript। ठीक है, ये लोग क्या कह रहे हैं, दी स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, ये जो हमारे स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं इनको आगे और भी एब्रीविएट किया जा सकता है बाय ओमिटिंग सम और ऑल ऑफ द डैशेस। अब हम इन्होंने कहा कि ये जो हमने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं इनको हमें अगर और भी छोटा करके रिप्रेजेंट करना है, तो इन्होंने कहा कि अगर हम कुछ डैशेस गायब कर दे तो क्या रहेगा, छोटा हो जाएगा थोड़ा। इतने हिस्से को हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और फिर इतने हिस्से को लिखा हमने फिर से CH3, तो ये लिखने में इससे छोटा हुआ। अगर आप नोटबुक में लिखोगे, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो एक CH3 उसको रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा है कि जो हमारे पास ये आ जाता है कि दिस स्ट्रक्चर कैन बी फर्दर ओमिटेड एब्रीविएटेड बाय ओमिटिंग सम और ऑल ऑफ द डैशेस। हम चाहे तो एक आधा या फिर सारे ही डैशेस को गायब कर सकते हैं, रिप्रेजेंटिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स, एंड बाय इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच्ड टू एन एटम बाय अ सबस्क्रिप्ट। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ये डिस्कस करूं कि मेरे पास कार्बन CH3 इधर, CH3 इधर, CH3 इधर, CH3 इधर, तो देखो मैंने पहली बात तो यहाँ वाले सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स रिप्रेजेंट किए ही नहीं, ये थोड़े से किए। और इसको भी अगर मुझे बिना इनके लिखना तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कार्बन CH3 4। ठीक है, अब मैं उस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ऐसे ही देखो इन्होंने यहाँ पे दिखाया है, हमारे सारे जो हमने इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए, अब वो सिर्फ इतने छोटे से में हमने लिख दिया CH3OH, सिंपल, बिल्कुल छोटा। ठीक है, तो इसके बाद हम टॉप से शुरू करेंगे, ये आ गया, यहाँ लिखे सिमिलरली CH3 CH2 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 CH3, ये देखो इतना बड़ा। अब हमने इसको छोटा करना है, तो हमने इन सारे CH2s को नीचे
सबस्क्रिप्ट में उनका नंबर लिख दिया। कैन बी फर्दर कंडेंस्ड टू फॉर्म CH3 CH2 6 CH3। ठीक है, ऐसे करके भी हम इस इतने बड़े कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो, अगर आप इसी कंपाउंड को इस मेथड से बनाओगे, इस मेथड से, तो आपके पास ये जो कंपाउंड है ये कितना बड़ा बन जाएगा। बट अब पूरी एब्रीवेशंस वगैरह लगा के ये देखो, एब्रीवेट कर दिया हमने इसको, इतना छोटा सा। तो अब क्या जाता है, फॉर फर्दर सिंप्लीफिकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्स यूज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर इन विच ओनली लाइन्स आर यूज्ड। In this bond line structural representation of organic compounds, carbon and hydrogen atoms are not shown, and the lines representing carbon-carbon bond are drawn in a zigzag fashion. ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसके लिए पेन का यूज़ करते हैं। तो अब लगा लो, मेरे पास क्या है, कार्बन है, मेरे पास है कार्बन, फिर उससे जुड़ा हुआ एक और कार्बन, उससे जुड़ा हुआ एक और कार्बन, उससे जुड़ा हुआ एक और कार्बन, ये CH3, यहाँ हाइड्रोजन 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 और फिर ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इनको रिप्रेजेंट ही नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने इनको रिप्रेजेंट ही नहीं किया, कार्बन हाइड्रोजन मैंने कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं किया। मैंने डायरेक्टली इसको कैसे ड्रॉ कर दिया, मैंने डायरेक्टली एक सिंगल बॉन्ड को ड्रॉ किया, फिर दूसरे सिंगल बॉन्ड को ड्रॉ किया, फिर तीसरे सिंगल बॉन्ड को ड्रॉ किया, और ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, यही है, यस, ये हमारा स्ट्रक्चर है। दिस इज़ आवर स्ट्रक्चर, यही हमारा स्ट्रक्चर आ जाता है। इसमें हमने क्या किया है, हमने कार्बन हाइड्रोजन सब कुछ हटा दिया, हमने सिर्फ लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया उसको। कैसे, सिर्फ और सिर्फ लाइंस के थ्रू। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने भी कही है कि एंड द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ड्रॉन इन अ जिगजैग फैशन। ठीक है, जिगजैग फैशन में ही आए हैं, जिगजैग फैशन आप लोग देख सकते हो, जिगजैग फैशन है ये। उसके बाद क्या आ जाता है, ये हमारा बॉन्ड लाइन, हमने सिर्फ बॉन्ड लाइंस के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो अब तक हम रिप्रेजेंटेशन के कितने तरीके देख चुके हैं, अब तक हम रिप्रेजेंट के 3 तरीके देख चुके हैं। ठीक है, अब उन तरीक़ों में क्या है, सबसे पहले तो हमने देखा ये कंप्लीट वाला, जिसमें हम हर बॉन्ड को, हर एटम को पूरा लिख लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, और ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो इसके बाद हमने देखा, हमने कुछ एब्रीविएट किया उसको, हमने क्या किया, हमने बॉन्ड्स नहीं लिखे, डायरेक्टली कंपाउंड्स लिखने लगे। फिर अब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स हो गया, तो हम उनके सबस्क्रिप्ट में लगाने लगे नंबर। उसके बाद थर्ड मेथड क्या आया, हमने सोचा कि हम एटम्स का यूज़ ही ना करें, सिर्फ और सिर्फ लाइंस के ही थ्रू उनको रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, तो अब तक हम ये 3 मेथड्स पढ़ चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, द ओनली एटम्स स्पेसिफिकली रिटन आर ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। हाँ, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि लगा लो, आप कुछ भी ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हो, मैं इससे जब भी आप जिगजैग फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हो, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हैं जो रिप्रेजेंट आपको नहीं करने, इसके सिवाय जो भी कंपाउंड होगा सब रिप्रेजेंट करने। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। लगा लो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन, और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और फिर यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं और कैसे कर सकता हूँ, मैंने ये किया। ठीक है, 3 बॉन्ड लाइंस थी, यहाँ पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ऐसे मतलब ये भी एक तरीका है, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही वो आइटम्स हैं जिनको रिप्रेजेंट नहीं करना, उसके सिवाय जो भी आइटम है हमें उन सबको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि द ओनली आइटम स्पेसिफिकली रिटन आर ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन एक्सेट्रा। द टर्मिनल्स डिनोट मिथाइल ग्रुप्स अनलेस इंडिकेटेड अदरवाइज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जो भी इस कंडीशन में हमारे पास एंडिंग आ जाएगी, ये जनरली एंडिंग में एक CH3 जुड़ा हुआ रिप्रेजेंट करता है। अब लगाओ कि ऐसे में मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा दूँ, तो इसका मतलब कार्बन के पास यहाँ पे कितनी वैलेंसीज बची हैं, 2 वैलेंसीज, उन दोनों को हाइड्रोजन फिल कर देगा। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तब सिर्फ CH2 आएगा।
अब इस केस की भी बात छोड़ो, लगा लो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूँ, यहाँ पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड दिखा दिया, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी बची है 1, उसको हाइड्रोजन लेगा, तो बस एक CH यही हमारा टर्मिनल बन जाएगा। या फिर लगा लो एंडिंग में हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया तो वो हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या जाता है, while the line junctions denote carbon atom bonded to appropriate number of hydrogen required to satisfy the valency of the carbon atoms, ठीक है। ये भी हमने देखा कि जैसे कि ये कार्बन 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 है, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना था, इसमें सिर्फ 2 ही बॉन्ड्स हैं, तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कार्बन को, और उस पर लगे हुए जितने भी हाइड्रोजन एटम्स की ज़रूरत है उनको शो नहीं कर रहे ना, ठीक है। और तो फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, 3-methyl octane कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वेरियस फॉर्म्स एज, ठीक है। अब हमने जितने भी 3 फॉर्म्स पढ़ी हैं तीनों में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम नीचे जाते हैं तो ये हमारी पहली फॉर्म, हमने पूरा लिखा उसको, 3 पे मिथाइल जोड़ा ऑक्टेन, ठीक है। यहाँ पे हमने बॉन्ड्स भी रिप्रेजेंट किए। उसके बाद ये हमारा थर्ड सबसे कन्वीनियंट मेथड, हमने डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ इन लाइंस को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये हो गया, बस डन, हमने एक रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, एक और एग्जांपल, ये क्या कहते हैं, वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग 2 ब्रोमोब्यूटेन, मतलब कि सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है और ब्यूट मतलब 4 कार्बन एटम्स, ठीक है। तो अब 4 कार्बन एटम्स, उनमें ब्रोमीन लगा हुआ है, उसका C मेथड ये आ गया, B मेथड हमारे पास ये आ गया। तो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट आप लोग देखते हो यही मेथड होता है, बॉन्ड लाइन वाला मेथड, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, अब हमने क्या देखा कि साइक्लिक कंपाउंड्स में जो बॉन्ड लाइन फार्मूलाज हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब क्या है, लगा लो मेरे पास ये है CH2 तो देखो हमने पहले भी देखा कि हर कर्व एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ तो पहले से ही कर्व बना हुआ है, तो बस ये हो गया, रिप्रेजेंट कर दिया हमने। इसमें क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारा स्ट्रक्चर। उसके बाद इससे नीचे हमारे पास ये आ जाता है एक और स्ट्रक्चर, ये देखो, और इसमें यहाँ पे हमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो एक डैश लगा के हम क्लोरीन रिप्रेजेंट कर देंगे, हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बन जाता है। तो ये जो बॉन्ड लाइन वाला स्ट्रक्चर है, इसको हमने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों के लिए देख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ गई हैं, इनके मैंने आपसे पहले ही बात कर ली है। अगर आपको इलस्ट्रेशंस और NCERT सॉल्यूशंस के लिए अलग से वीडियो चाहिए तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इनको अगर हम अभी साथ साथ डिस्कस करने लगेंगे तो वीडियो 4-5 घंटे का चला जाएगा। और देखो, मैं मानता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि NCERT को हम बहुत डीप में डिस्कस कर रहे हैं, पर अब आप ये देखो ना कि NCERT है और पेपर जो है, हमारा जो पेपर आएगा उसमें NCERT बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री, जब अभी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में तो NCERT के बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। मैक्सिमम 2 से 4 सवाल आएंगे आपके पास NCERT के बाहर, ये भी मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा रेयर केस में, वरना हर सवाल NCERT के अंदर का आएगा। तो देखो, मैं तो यही कहूँगा कि आपको NCERT को जितना ज़्यादा हो सके टाइम देना चाहिए, और इसीलिए मैं जब भी NCERT पढ़ाता हूँ ना, हमेशा डीपली पढ़ाता हूँ, क्योंकि NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए भी। तो अब हम अपने टॉपिक से नहीं भटकते हैं, टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक में हमारे पास क्या आ जाएगा, इलस्ट्रेशंस के बाद हमारे पास है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हमें अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को 3 डिग्री में रिप्रेजेंट करना है। तो अब देखो, आपने देखा होगा कि जब भी हम इसे करेंगे, हमने कार्बन की, अगर ये यहाँ पे हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखी, तो देखने में तो हमें ये प्लेनर लगता है, बट एक्चुअल में प्लेनर नहीं है ना, कोई आगे है कोई पीछे है। तो अब इन आगे पीछे वालों को कैसे रिप्रेजेंट करें,
ये सवाल आता है। तो इसके लिए अब हम ये पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसमें क्या जाता है हमारे पास कि द 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन पेपर बाय यूजिंग सर्टेन कन्वेंशन। ठीक है, अब 3D में रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ कन्वेंशंस बनाएगी। क्या बनाएगी? कन्वेंशंस बनाएगी। फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग सॉलिड डैश and dashed wedge formula, the 3D image of a molecule from a two-dimensional picture can be perceived. In these formulas, क्या जाता है हमारे पास? In these formulas, the solid wedge is used to indicate a bond projecting out of the plane of the paper towards the observer. The dashed wedge is used to depict the bond projecting out of the plane of the paper and away from the observer. ठीक है, अब लगा लो हमने उसी का केस ले लिया, कार्बन। ठीक है, अब मुझे इन दोनों को आगे पीछे रिप्रेजेंट करना है। ये मान लो कि ये वाला आगे था, ये वाला पीछे था, प्लेन के पीछे था। ठीक है, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? मैंने प्लेन के एटम्स को रिप्रेजेंट कर दिया, ये मैंने डैश्ड वेज बना दिया और ये मैंने सॉलिड वेज बना दिया। ठीक है, अब ये सॉलिड वेज क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा कि ये फ्रंट ऑफ प्लेन में, प्लेन के आगे आया हुआ है, और ये बिहाइंड द प्लेन गया हुआ है। ठीक है ना, तो ये प्लेन के आगे आया हुआ है और ये प्लेन में पीछे गया हुआ है। ये डैश्ड वेज पीछे रिप्रेजेंट कर देता है और ये सॉलिड वेज आगे रिप्रेजेंट कर देता है। अब चलो, आप लोग मुझे कहोगे कि ऐसा क्यों है? सॉलिड वेज हमेशा आगे का क्यों रिप्रेजेंट करता है और डैश्ड वेज हमेशा पीछे का क्यों रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, तो इसका देखो एक ही आंसर है, कन्वेंशन। क्या है? कन्वेंशन। जिन साइंटिस्ट ने ये सोचा कि 3D में रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने एक कन्वेंशन दी कि आगे वालों को हम सॉलिड से रिप्रेजेंट करेंगे और पीछे वालों को हम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो, आप चाहो तो आप अपोजिट में भी कर सकते हो, आप मेंशन कर दोगे। ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम कन्वेंशन से चलें तो देखो, अगर आप भी जानते हो कन्वेंशन से ना चले तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब लगा लो आप इसको, आप लगा लो आपने डैश को इन फ्रंट ऑफ प्लेन कंसिडर किया। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ प्लेन आया हुआ कंसिडर किया, और लगा लो चाइना वाले लोगों ने इसको बिहाइंड द प्लेन कंसिडर किया, और लगा लो आप चले गए चाइना। ठीक है, आप चले गए चाइना, आप साइंटिस्ट बन गए, आपको वहाँ के साइंटिस्ट ने बुलाया है, और वहाँ जाके अगर साइंटिस्ट के बीच में इस टॉपिक पे बात हो गई तो आप तो गए, क्योंकि आप चाइना में हो। अब ये तो है नहीं कि आप बच जाओगे चाइना वालों से, वहाँ पे सब चाइना के ही हैं, आपको सब धो डालेंगे। तो इस वजह से कन्वेंशन यूज़ किए जाते हैं, ताकि चाहे आप कहीं भी चले जाओ, पूरे वर्ल्ड वाइड आप चाहे कहीं पे भी चले जाओ, आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, चाइना में हो, अफ्रीका में हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, आप कहीं पे भी हो, तो इसका मतलब अगर आपने सॉलिड वेज बनाया तो इसका मतलब एक ही है कि आप फ्रंट ऑफ प्लेन रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो। क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो? इन फ्रंट ऑफ प्लेन। ठीक है, आप इन फ्रंट ऑफ प्लेन रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि द डैश वेज इज यूज्ड टू, ठीक है, वेजेस आर शोन इन सच अ वे दैट द ब्रॉड एंड ऑफ द वेज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, क्या जो ब्रॉड एंड, ये ब्रॉड एंड ये हमारे सेंट्रल एटम से दूर जा रहा होता है, और इज टुवर्ड एंड द वेज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, द बॉन्ड लाइंग इन प्लेन ऑफ द पेपर आर डिपिक्टेड बाय यूजिंग अ नॉर्मल लाइन। ठीक है, जो अभी प्लेन में लाई करते हैं उनको सिर्फ एक नॉर्मल लाइन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल इन पेपर हैज़ बीन शोन इन फिगर 12.1। ठीक है, फिगर 12.1 में अभी हम देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ये देखो, इन्होंने क्या किया, अभी कार्बन में वही sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये वाला बिहाइंड द प्लेन, ये वाला फ्रंट ऑफ प्लेन, और ये एंगल, कितना एंगल होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में? पढ़ा होगा ना आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में। ये होता है, ये वाला एंगल 109.5 डिग्रीज होता है ना, इतना ही होता है 109.5 डिग्रीज। तो सभी के बीच में इतना ही एंगल होता है, तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको फ्रंट में रिप्रेजेंट कर दिया और इसको बैकवर्ड में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया सिंपल। तो ठीक है, ऐसे करके आप 3D रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? 3D रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो।
ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर मॉडल्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर मॉडल्स आर फिजिकल डिवाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर अ बेटर विजुअलाइजेशन एंड परसेप्शन ऑफ 3 डायमेंशनल शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर मॉडल्स। अब लगा लो, आपको मेरे इतना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता, लगा लो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्या बनाया है हमने, ये कार्बन sp3 कार्बन है हमारे पास, ठीक है, मीथेन। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको नहीं समझ आया तो आप क्या कहोगे, मार्केट में जाओगे और आप मॉलिक्यूलर मॉडल्स लेके आओगे। मॉडल्स मतलब उनके 3D मॉडल बनाए हुए, जिसको देख के आपको समझ में आ जाए कि हाँ, अगर बीच में कुछ ऐसे है, फिर इधर 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 और एक कुछ सामने ऐसे बना हुआ है, तो आप मतलब समझ पाओ कि ये बड़ा आइटम हमारे पास जो आ रहा है वो सेंट्रल एटम कार्बन हो गया, जो साइडों में बने हुए हैं वो हाइड्रोजन एटम्स हो गए। तो इस तरीके से आप समझ पाओ, तो उसके लिए मॉडल्स बनाए गए। ठीक है, फॉर अ बेटर परसेप्शन एंड बेटर विजुअलाइजेशन। ठीक है, दीज आर मेड ऑफ वुड, प्लास्टिक और मेटल एंड आर कमर्शियली अवेलेबल। ठीक है, मार्केट में अवेलेबल होते हैं। कॉमनली 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर मॉडल्स आर यूज, फ्रेमवर्क मॉडल, बॉल एंड स्टिक मॉडल एंड स्पेस फिलिंग मॉडल। ठीक है, ये 3 टाइप के मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, हमने 3 टाइप के मॉडल्स देखे। अब इसमें इन द फ्रेमवर्क मॉडल ओनली द बॉन्ड्स कनेक्टिंग द एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड नॉट द एटम्स देमसेल्व्स आर शोन। ठीक है, अब अगर हम बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी पढ़ें तो हमने बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी। इसमें एटम्स रिप्रेजेंट नहीं किए जाते, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड लाइन ही रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो ऐसे ही इस मॉडल में भी सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड लाइन ही रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, तो दिस मॉडल एम्फसाइजेज द पैटर्न ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ मॉलिक्यूल वेल इग्नोरिंग द साइज ऑफ एटम्स। ठीक है, ये एटम्स के साइज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। इन द बॉल एंड स्टिक मॉडल बोथ द एटम्स एंड द बॉन्ड्स आर शोन। ठीक है, balls represent atoms and the stick denotes a bond. ठीक है, compounds containing carbon double bond carbon, example ethene, can best be represented by using spring in place of sticks. ठीक है, तो these models are referred to as ball and stick model, और the space filling model emphasizes the relative size. किस चीज़ पे ध्यान देते हैं लोग, साइज पे, of each atom based on its van der Waals radius. Bonds are not shown in this model. It conveys the volume occupied. ठीक है, इसको बेस्ट समझने के लिए आप डायग्राम से देखो। ये फ्रेमवर्क मॉडल देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स ही रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, एटम्स नहीं। इसमें क्या किया जाता है, सेंट्रल एटम, फिर ये बॉन्ड्स, और फिर ये हमारे एडजेसेंट कंबाइंड एटम्स, और फिर ये आ जाता है बॉल एंड स्टिक मॉडल। ठीक है, अब उसके भी बाद हमें क्या देखना, हमें देखना स्पेस फिलिंग मॉडल। ठीक है, स्पेस फिलिंग मॉडल तो इसमें बॉन्ड रिप्रेजेंट ही नहीं किया जाता, इसमें सिर्फ और सिर्फ एटम्स ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप कभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह में मतलब बहुत ज़्यादा जूम करके देखो तो ये चीज़ें ऐसी ही दिखती हैं, एक सेंट्रल एटम पे हल्का सा वो दूसरा एटम लगा हुआ, आपको वहाँ पे कहीं नहीं ऐसे बीच में बना हुआ बॉन्ड दिखता है एक एटम और दूसरे एटम के बीच में कि एक डंडी से जुड़े हुए हैं, वो ऐसा कुछ नहीं दिखता है, ऐसे ही दिखता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सब, वैसे तो बेसिक केमिकल बॉन्डिंग अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आपने ये सब पढ़ रखा है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा खास ऑर्गेनिक वाला नहीं है, ये सब केमिकल बॉन्डिंग पे बेस्ड है। ऑर्गेनिक में तो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा, वो सब आएगा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी रेजोनेंस। तो रेजोनेंस भी आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी ही होगी, है ना। तो रेजोनेंस भी वैसे हम दोबारा रिपीट करेंगे। तो यही मेन चीज़ें होती हैं वैसे तो इसकी, बट स्टिल हाँ, हाईलाइटिंग का देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट है तो, ताकि आप लोग भी साथ साथ अपना हाईलाइट कर पाओ ना। तो हमने यहाँ तक हो गया था। इसके बाद यहाँ पे हमने ये देखा कि पाई बॉन्ड के पैरेलली वो होने चाहिए, पैरेलली प्लेट्स होने चाहिए। उसके बाद ये देखो, वैसे तो यहाँ पे अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप कर सकते हो कि पाई बॉन्ड provide the most reactive centers in the molecules containing multiple bonds.
ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड्स में पाई बॉन्ड ही, क्योंकि वो वीक है, हमने पढ़ाई था, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है तो इसी वजह से वो अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता है। ठीक है, तो वो जल्दी टूट जाता है क्योंकि वो वीक बॉन्ड है, तो इसी वजह से। बाकी ये सब आपने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ रखा है, तो दिक्कत की वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इलस्ट्रेशंस के बाद स्ट्रक्चर्स पढ़ रहा है हमने, सिंगल डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश, 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स। तो ये जो स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं ना, इनकी थ्योरी वगैरह कुछ खास काम नहीं आएगी आपके थ्योरी काम नहीं आएगी, आपको इनकी रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए। ये बेसिक्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं, इन्हीं पे पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिकी हुई है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगी, फिर हमने यहाँ पे और भी रिप्रेजेंटेशन, हमने 3D मॉडल्स के बारे में पढ़ा, यहाँ पे 3D रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा, और अब हम आ गए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। ठीक है, किस चीज़ में आ गए हम? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।